हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। एमटीएस कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है क्लास। आज आपको जो जीके का सेक्शन दिया जा रहा है वो है इकोनॉमिक्स से। अर्थव्यवस्था से आपको अभी तक कोई वीडियो नहीं मिली थी, ये आज इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं अन्य परीक्षाओं में वो सभी इसमें लिए गए हैं। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन बेहतर ढंग से हो सकता है। आप चाहें तो वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, और जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए आज देखते हैं कि आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको जानने चाहिए और आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम क्या है। तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो अर्थशास्त्री थे ये, और अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को मानते हैं। आगे देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है यहाँ की। ठीक, आगे देखेंगे तृतीय विश्व, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए होता है? तो विकासशील देश के संदर्भ में तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश, पूंजीवादी सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था और समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस ने अपनाया था। आगे देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो अमेरिका की है। नेक्स्ट है विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो चाइना, चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देखिए अभी जब ये आप पढ़ रहे हैं, अगर ऑप्शन में रहे तो लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत हर मामले में अगर विश्व की बात करें तो बहुत ही आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही हैं और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके जो करंट अफेयर के मुद्दे में आएगा आपके, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा चेंज हो, बाकी आप ये लगा सकते हैं, आंसर आपका सही होगा। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जल्द ही जो है उसकी पोजीशन तीसरे नंबर पे आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं क्रय शक्ति समता, जिसको आप पीपीपी कहते हैं, के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विकास में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस। फ्रांस में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। आगे देखेंगे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? जहाँ पे निजी और सार्वजनिक, मतलब जो आपकी प्राइवेट सेक्टर और जो होती है पब्लिक सेक्टर के दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, दोनों सह अस्तित्व में होते हैं, उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी शामिल है। तो चूंकि आप एग्ज़ाम देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जा सकती है कि कैसी है, तो आप बताएंगे कि वो कैसी है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। आगे देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1948 में, 1948 से मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। आगे देखेंगे मानव रिपोर्ट, जो मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। और कब से करता है? तो 1990 में इसकी रिपोर्ट जो है जारी होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग करंट के जो है क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि कुछ चीज़ें करंट अफेयर पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था, अभी आपने देखा कि विश्व में तीसरा स्थान है। जब यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, सब कुछ विकासशील से जो है विकसित हो जाएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन और ऊपर चली जाएगी। तो आप जब जिस टाइम एग्ज़ाम देंगे उस हिसाब से ये चीज़ें कुछ होती हैं, रैंकिंग की उसी अनुसार लगाई जाती है। फिलहाल जो अभी आप पढ़ रहे हैं आपके लिए ठीक है। अभी अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको यही ऑप्शन मिलेंगे और आपको यही सही करना पड़ेगा। आगे देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? याद रखेंगे यूएनडीपी, मैंने बताया। कब से? तो 1990 से। नेक्स्ट देखेंगे मानव विकास सूचकांक, जिसको एसडीआई कहते हैं,
का आकलन का आधार क्या होता है? तो जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा का स्तर होता है और प्रति व्यक्ति आय होता है। मतलब जो है कि कितना जीवन है, मतलब एक व्यक्ति की एवरेज जो होती है जीने का कितना है। आप भारत में देखें तो यहाँ पे जो है जीने की जो दरें हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि जितना आपके पास विकास होगा, जितने आपके पास हॉस्पिटल होंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सुविधा होंगी। पहले थोड़ा सा भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, पहले लोग मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया तो उससे उनकी डेथ हो जा रही थी, लेकिन अब तो इतने बड़े बड़े रोग भी हो रहे हैं, तो भी डिजीज़ जितने भी हो रहे हैं उसके लिए खोज हो चुकी है इतनी ज़्यादा कि आदमी जो है इलाज कराए तो वो कुछ दिनों तक और भी रह सकता है। तो जीवन प्रत्याशा कितनी है वो, और शिक्षा का स्तर क्या है, और दूसरी बात है प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति जो है उसकी आय कितनी है, उस हिसाब से जो है मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसकी भी रिपोर्ट समय समय पर जारी की जाती है। HDR 2018 के अनुसार जो है मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है, तो 130 है। और टोटल कितने देश शामिल थे, तो 189 टोटल कंट्री शामिल थी, जिसमें से 130 था। कौन सा रैंक था भारत का, तो 130 था। कब था, 2018 के अनुसार है जो उसका HDR जारी किया गया था। इसी चीज़ को मैंने बोला ना कि जब आपका रिपोर्ट जारी होता है उसके हिसाब से होता है। तो जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो सबसे पहले जो है जारी की गई थी 2002 में, अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। आगे देखेंगे। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो योजना आयोग जारी करता था। अब योजना आयोग की जगह पे जो है नीति आयोग आ चुका है, तो उस समय यही जारी करता था। आगे देखेंगे। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। MP के द्वारा सबसे पहले राज्य स्तर पे ये चीज़ जारी हुई थी। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया। कब किया था, तो 1868 में किया था। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो अगस्त में हुआ था 1949 में, 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 1951 में जो है राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो एक प्रवाह स्टॉक जो है नहीं, ठीक, तो यही होता है। आगे देखेंगे। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोफेसर राजकृष्ण है। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया था, तो 1948 to 49 में दिया गया था। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको NNP कहते हैं। देखिए आप लोग GDP निकालना, NNP निकालना, ये सब थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें हैं और इसके कुछ फार्मूले उसके थ्रू निकाले जाते हैं, पर आपके एग्ज़ाम को जो कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MTS का देंगे उसको देखते हुए देखा जाए तो आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है, तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसका आधार वर्ष है 2011-12। तो ये कब से मतलब 2015 से जो है जो राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है उसका आधार वर्ष क्या माना गया है, 2011-12, ठीक है। आगे देखेंगे। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, तो 17.6 था। तो देखिए ये प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं 14-15 में, इसलिए क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आय का जो है राष्ट्रीय आय जो आती है हमारे उसमें हर एक सेक्टर का योगदान होता है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करें तो ज़्यादा संभावना होगी करंट में, जैसे आप जब पेपर देंगे, जैसे आपको पता, मान लीजिए आपका जून में एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब 2024 में ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो उस समय करंट में राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान होगा उसको पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने शुरू में बताया इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें करंट से क्वेश्चन बनते हैं और जो आकलन आते हैं, जो रैंकिंग होती है, जो पोजीशन होगा उसके हिसाब से आते हैं, ठीक। तो जो आपको ईयर वाले क्वेश्चन लग रहे हैं अगर आप उसको याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बाकी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी।
राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं का लेखा करता है कौन? तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान के आधार पर भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। ये गरीबी का मापन से क्या मतलब है? मतलब जो जैसे कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो कैलोरी पहले मापन किया गया कि कितना, मतलब उसकी न्यूनतम कितना होना चाहिए उसके पास कैपेसिटी, कि वो उतनी चीज़ें जो उपभोग कर रहा है, उसी से हम गरीबी का आकलन मतलब मापन करते हैं। और ग्रामीण तथा शहर क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में क्या होना चाहिए? तो क्रमशः 24 कैलोरी, मतलब एक व्यक्ति जो कि गांव में रहता है तो उसके लिए 24 कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, भोजन का मान। और अगर वो शहर में है तो 21 कैलोरी होना चाहिए। अगर इतना उसके पास है तो उसी को जो है गरीबी रेखा के जो है ऊपर रखा जाता है। मतलब ये गरीबी का आकलन हम कैलोरी मान के द्वारा करते हैं भारत में, और ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी मान इसका रखा गया है और शहर में जो है 21 कैलोरी। आगे देखेंगे, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो लकड़वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी, कब की गई थी? 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा जो है लकड़वाला फार्मूला को मान्यता दे दी गई थी। आपको ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि लकड़वाला फार्मूला किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीब लोग होते हैं उसमें भी जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ से? तो राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसको NSSO कहेंगे, उसके द्वारा जो है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उसे क्या कहते हैं? तो अदृश्य या उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। पूछा जाता है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप बताएंगे कृषि में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कहीं पर भी है भूमि है, जितने कृषियों की मतलब जितने कृषक की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, जितने किसान एक खेत में काम कर रहे हैं पूरे परिवार के लोग उसी में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे आप? प्रच्छन्न बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी है, तभी तो सब लोग वहाँ पे लगे हैं। अगर उतने बड़े भूमि पर या उतने बड़े खेत पर कुछ ही लोग काम करके उतना ही उत्पादन कर लें तो बेरोजगारी ही दूर हो जाए और बाकी मेंबर्स कुछ और काम कर लें, पर ऐसा नहीं होता है। जितने लोग हैं, जितनी भूमि, सब के सब लोग वहाँ पे लगे होते हैं, तो उसी को अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखेंगे, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। पूछा जाएगा चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? तो समझ लीजिए कि व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो संरचनात्मक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तो मौसमी बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए जब कभी धान की बुआई हो रही है और कोई पर्टिकुलर उस समय फिक्स अनाज है, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी क्षेत्र में दालों का उत्पादन होता है तो वो फिक्स है कि कुछ महीने के लिए फिर वो ख़त्म हो जाना है, तो उन लोगों ने उत्पादन किया, कृषि जो किसान है फिर उसको उत्पादन के बाद उसको सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तो जब तक वो काम कर रहे हैं, जितना उनको पैसा मिला, जितना मुनाफा हुआ, वहाँ तक तो वो रोजगार में थे, लेकिन जैसे ही मौसम चला गया फिर नेक्स्ट ईयर वो मौसम आएगा, तब तक के लिए ये लोग बेरोजगार ही हैं, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान हमारे तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO की स्थापना कब हुई थी पूछा जा रहा है, तो 2 मई 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने पहली देशव्यापी अर्थव्यवस्था की गणना कराई थी, कब कराई थी? तो 1977 में कराई थी। CSO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो CSO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, और ये बदल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र है तो अभी
योगदान उसी का है जीडीपी में, तो हमेशा ही रहेगा, इसकी चेंज भी होता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जहाँ पर चेंज होने की संभावना है, जो डेटा बदल सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती जा रही हूँ। यही कारण है, अगर आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हैं आपको समझ नहीं आएंगी, आप वैसे ही रट लेंगे। ठीक, जो पहले से पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको पता होगा। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो CSO। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं। 2016-17 में GVA सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जो है अनुमानित योगदान, तो ये आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, इसको ना पढ़िए, इसलिए क्योंकि 2016-17 का ये डेटा है और करंट का डेटा आपको पता होना चाहिए, तो वो करंट अफेयर के सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? मैंने एक दिन आपको इसके बारे में बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के विषय में। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएगा? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति। तीसरे क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में सेवा, व्यापार, परिवहन, संचार। हम याद कैसे करेंगे? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हमारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से वो चीज़ें होती हैं। जैसे कृषि, खेती नेचुरल तरीके से ही तो होती है, एक टाइमिंग है, उसको कहीं मतलब उसके लिए कहीं फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पशुपालन भी वही है, मत्स्य पालन भी वही। लेकिन द्वितीय सेक्टर में, मतलब जो कृषि से खेती आप करिए, जैसे मान लीजिए आपने आलू की बुआई की, आलू आपने जो उत्पादन किया, आलू जो पैदा हुआ, वो क्या है? वो प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन अब आप आलू से चिप्स बनाना चाहें तो 1-2 किलो के आलू के तो चिप्स बनाने नहीं है, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स आप खाते हैं पैकेट से, तो वो अब आलू जब उत्पादन हुआ तो वो प्राथमिक सेक्टर में था। फिर उसको क्या हुआ कि उसका विनिर्माण किया गया। आलू से कई तरीके की चीज़ बनती है, ठीक है, और नमकीन भी बन जाती है और चिप्स भी बनाई जाती है। केला है, केला से भी आप देखते हैं चिप्स बनते हैं। तो जैसे केला का पेड़ है, केले में जो उत्पादन हुआ वो प्राथमिक सेक्टर में था, लेकिन उसी के द्वारा उसका विनिर्माण कर दिया गया तो वो द्वितीयक सेक्टर में बना। फिर तृतीयक सेक्टर क्या हुआ? सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार, मतलब अब आप उसका उपभोग करेंगे, सेवाएं देंगे। जैसे चिप्स का पैकेट आप सब लोग खाएंगे, फिर आप क्या फ्री में खाते हैं? नहीं, आप उसमें पैसे देते हैं, फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से टैक्स पहुंच ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके तृतीय सेक्टर में चली जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और पूछा जाता है कम्युनिकेशन, संचार, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है या थर्ड सेक्टर से। आगे देखेंगे। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, अगर हम इसको अपने घर से समझें, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर में 10 लोग हैं, ठीक है, अगर सिर्फ 2 ऐसे पर्सन हैं आपकी फैमिली में कि जिनकी इनकम है, बाकी लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपके जाहिर सी बात है पूरे परिवार को अगर हम मिला दें तो इनकम एक बहुत एवरेज पे चली जाएगी, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ 2 हैं, बाकी 8 लोग कुछ नहीं करते, उनका भी खर्च आप मतलब 2 लोगों को ही उठाना है। ठीक है, तो अगर प्रति व्यक्ति या सभी व्यक्ति अगर काम करते रहते तो उस परिवार का डेवलपमेंट अच्छा होता, ओवरऑल एवरेज भी अच्छा होता। ठीक, तो उसी प्रकार से हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड करती है? प्रति व्यक्ति आय पे, कि भारत में रहने वाला जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक पर्सन जो है किस हिसाब से वो डेवलप कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ देश की भी जो है आय जो है उसी हिसाब से बढ़ती है। आगे देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणीय देश कौन सा है? तो वो है जापान। नेक्स्ट देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी? तो खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। और अभी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देखा था ना, कृषि क्षेत्र में, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं। आगे देखेंगे। खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहाँ है? तो शहरी क्षेत्रों में है। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? आप सुनते होंगे जो लोग ऑफिशियल वर्क में होते हैं, जॉब करते हैं, कि ये क्लोजिंग टाइम चल रहा है, तो वही 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरुआत होती है वित्तीय वर्ष की, एंड कब होता है? तो 31 मार्च को। तो क्लोजिंग टाइम कहते हैं ना, मार्च वाला क्लोजिंग टाइम चला, बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि वो पूरे आपके साल का अंत होता है और शुरुआत होने वाली होती है नए साल की, इसी वजह से। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन होता है कैसे? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है वित्त आयोग का गठन। किस अनुच्छेद में ये लिखा है? तो अनुच्छेद 281, मतलब 281 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं
कि राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 243 में है। इसको याद रखेंगे, 280 वित्त आयोग से संबंधित है लेकिन केंद्र के लिए, और राज्य के लिए वित्त आयोग का जो गठन होगा अनुच्छेद 243 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी पहले प्रथम अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। सदस्य को लेकर मतलब अध्यक्ष को लेकर एक अध्यक्ष होगा, बाकी 4 जो है मेन सदस्य होंगे। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि कब से कब तक थी, तो 2015 से 20 तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई रेड्डी थे। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 25 जो कि अभी चल रही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। इनका नाम याद रखेंगे, प्रेजेंट टाइम वाले जो हैं अभी, और सबसे पहले जो आपने केसी नियोगी पढ़ा था। नेक्स्ट देखेंगे वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना वित्त आयोग का मुख्य काम है। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ, फरवरी 2014। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के तहत ही अब इस समय जो सैलरी मिलती है, आप भी जॉब कहीं करेंगे तो आपको मिलेगी, इसी के अकॉर्डिंग ही मिलती है। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, देखिए आगे होगा भी यहाँ पर, आगे देखते हैं। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था, तो जॉन मथाई ने दिया था। जॉन मथाई का संबंध पूछ सकता है किससे है, या मिलान वाले मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं तो योजना आयोग याद रखिएगा। आगे देखिए योजना आयोग संस्था है, कैसी संस्था थी योजना आयोग, तो गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष जो है गुलजारीलाल जो है नंदा। नेक्स्ट देखेंगे योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अंतिम नरेंद्र मोदी, और जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है उपाध्यक्ष थे आखिरी योजना आयोग के। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ, तो नीति आयोग। ठीक है, नीति NITI, नीति का जो है कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नेक्स्ट नीति आयोग। नीति आयोग जिसको हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहते हैं, तो ये अस्तित्व में कब आया था, तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। जैसे जब योजना आयोग था तो उसके भी जो मुख्य अध्यक्ष थे वो भी प्रधानमंत्री थे, तो जब नीति आयोग आया, जब नरेंद्र मोदी जी आए और फिर उसके बाद इन्होंने ही उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया, तो 1 जनवरी 2015 में किया गया था। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। देखिए उपाध्यक्ष तो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग संस्था है कैसी, तो गैर संवैधानिक जो है परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था कब, 23 जनवरी 2003 को। नेक्स्ट इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, 9%। नेक्स्ट देखेंगे सुपर कैबिनेट के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो सुपर कैबिनेट के रूप में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। ये प्रश्न हम कल भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको NDC कहते हैं, तो NDC का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 में, 1952 को। NDC की जो संस्था है कैसी है, तो गैर संवैधानिक है। NDC का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होंगे और NDC के भी, जिसको हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, उसके भी जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज की सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए सभी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इसका पार्ट 1 है, इसको पढ़िएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।